कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष इसका जारी है। इसी में मोटिवेशनल लाइन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज जो हमारा आप देख सकते हैं कि आज जो हम बात करेंगे वो सामाजिक विज्ञान यानी कि सेकेंड ग्रेड के अंदर आपके जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उन सभी के एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं आपसे 2013 की वैकेंसी से लेकर के 2022 तक के हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर हम ये भी देखेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक को छोड़ा गया है, किस टॉपिक को सर्वाधिक बार छुआ गया है और किस से आने की अब संभावना है। यानी कि हम कह सकते हैं उस ट्रेंड का भी पता चलेगा कि भाई किस ट्रेंड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन की हम थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हुए आगे चलेंगे, थोड़ा सा टिक करते हुए आगे चलेंगे ताकि एक साथ आप उन सभी एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को देख सकें। मेरा मानना है अगर 5 या 7 क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चन पेपर्स को मिला करके आ जाते हैं और नॉर्मली इतने आ जाएंगे या फिर वहीं से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ दिया जाएगा, तो आप सभी इस क्लास को अंत तक देखें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बार ही आपको बोल दिया है। चलिए तो करते हैं शुरुआत। आप सभी हौसला और उम्मीद बनाए रखना और क्लास के कक्षा के अंत तक डटे रहना। चलिए करते हैं शुरुआत। पहले क्वेश्चन के साथ हम इस कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बेहद ही शानदार रहने वाला है। यह 2013 का पेपर है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित हैं? क्या आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देमाबाद, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, मांडा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमानडेरी, चनूदड़ो, और ऑप्शन डी है आपके सामने मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सरकोटड़ा, कोटदीजी। देखिए आप थोड़ी सी हम बात करें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपने कहाँ से पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखना कि मोहनजोदड़ो तो आपके पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर आता है, हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन देमाबाद आपके महाराष्ट्र में आता है और नदी पूछ ले तो कौन सी है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी के किनारे आता है। रोपड़ आता है आपके पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये दो आपके इसने पूछा कि पाकिस्तान में स्थित है, हमें पूरे पाकिस्तान वाले बताने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर आपके यूपी के अंदर है। ठीक है, मांडा की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है और चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमानडेरी, चनूदड़ो, बिल्कुल ऑप्शन 3 इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स के अंदर आया है कि इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में कौन सा नहीं है। एक राजस्थान का स्थल भी आप याद रख लेना, कौन सा? कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है कि जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं उनका। ठीक है ना। बाद में कि सुरकोटड़ा से याद रखना आपके क्या कि घोड़े के या अश्व की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अश्व की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। हम पढ़ते हैं कि 3 संस्था मिलती हैं, एक तो सभा, एक समिति और एक विदत। ठीक, विदत, ये 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी, यानी एक तो इसके अंदर भाग लेती थी, एक इसके अंदर भाग लेती थी। ठीक है, तो सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है? अब हमसे पूछा गया कि कौन सा वेद है जिसमें सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो क्या रह जाएगा हमारा कि जो सबसे पुराना वेद है हमारा कौन सा? ऋग्वेद के अंदर इनका साक्ष्य मिलता है, यानी ऑप्शन ए इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। इनसे थोड़ा सा याद भी रखना चाहो तो ये आपके जादू टोने से संबंधित है अथर्ववेद। सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर आपके जो यज्ञ हैं और धनुष संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद के अंदर आपके मंत्रोच्चारण और कर्मकांड से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। आगे 30 क्वेश्चन नंबर 3,
प्रतीत समुत्पात निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? तो आपको बताना है किसका ये आधारभूत सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे जो प्रतीत समुत्पात है वो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे, कौन सा सम्राट जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था? यानी कि क्या अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था, या किसी भी मौर्य सम्राट ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया? तो बिल्कुल मौर्य में जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था, किसने जैन धर्म को जिसने स्वीकार किया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे हमारे सामने 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। अब बौद्ध ग्रंथ वो कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? आपके अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, और एक जैन धर्म में भी होता है आपके कौन सा? तो वो होता है प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके अंदर भी आपको जैन धर्म की जो ग्रंथ है उसके अंदर भी जनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका जवाब क्या हो जाएगा कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किससे? अशोक से, कि अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना कि जो खरोष्टी भाषा के हैं वो दोनों ही कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो आपके शहबाजगढ़ी और मानसहरा से। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शहबाजगढ़ी एवं मानसहरा से। इसमें ही खरोष्टी लिपि का अभिलेख किया गया है। बाद बाकी इनके और भी हैं जो जैसे कि मैं बात करूं, एक तो हो गया शहबाजगढ़ी, मानसहरा, और आपके जोगढ़ है, संपा में है, तो इनके कई लिपिबद्ध अभिलेख हैं। आगे है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ है? आपको बताना है क्या कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो किसके काल में हुआ था? बिल्कुल स्कंदगुप्त के काल में ये आपके सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। मोस्ट है ये गुप्त काल से स्कंदगुप्त। अब देखिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त शासकों का कालानुक्रम या शासन सही है वो बताना है। तो ज़्यादा मैं समय नहीं करूंगा इस पर, इसका सीधे आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में आए थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। ये इनका सही शासनकाल रहने वाला है। ठीक, आगे आपके सामने देखिए कितने बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2013 के अंदर। ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। ठीक है, आप सत्य कथन पहचानिए, तब तक देखिए मैं आपको सीधे आंसर की ओर लेकर के चलता हूँ। आप इनको बाद में देख भी सकते हो थोड़ा सा रोक करके कि मुझे ये आंसर आ रहा था, ये सही है कि नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया था। कौन सा चलाया था? विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य जी ने चलाया था अद्वैतवाद, निम्बार्क ने चलाया था द्वैताद्वैतवाद, और मध्व ने चलाया था द्वैत का प्रतिपादन किया था। इसके सापेक्ष में जो ऑप्शन 3 है वो सही जवाब हो जाएगा। वापस से इससे क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना, रामानुजाचार्य विशिष्ट थे, शंकराचार्य अद्वैत थे, निम्बार्क द्वैताद्वैत थे, और आपके मध्व द्वैत थे। ठीक है, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, निम्बार्क द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, मध्व ने द्वैत, और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद। ऐसे आप इनको देखो ना, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद, और मध्व ने कौन चलाया था? द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन 30 के सापेक्ष में सही जवाब। आगे आपके सामने कि आलवार थे वो किस भक्ति धारा के संत थे? देखिए दक्षिण भारत में जब हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संत हुए, एक तो आलवार और एक नैनार। ठीक है, नैनार जिनके नैन है, जिनके 3 नैन है। कितने नैन है? यहाँ पर भी आ गए 3 नैन है। शिव जी के 3 नैन है भाई साहब। किसके नैन है? शिव जी के। तो नैनार संत तो किसके उपासक थे? शैव के, यानी कि शिव जी के। और जो आलवार थे वो कौन किसके थे? वैष्णव के। तो यहाँ से आप याद रख लेना, नैनार यानी कि जिसके 3 नैन थे किसके थे? भगवान शिव के। तो नैनार किससे संबंधित है? शिव जी से संबंधित या शैव थे। ठीक है, तो नैनार का संबंध किसके हो जाएगा? शैव के साथ में। बाद में कि आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो वैष्णव। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था? क्या सलीम चिश्ती थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे, निजामुद्दीन औलिया थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे? बताइए फटाफट से कौन थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका सही जवाब अपने किसके पक्ष में जाएगा कि जो अपने निजामुद्दीन औलिया थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने क्या कहा? 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? सबको पता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक 1526 के अंदर किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना करने का श्रेय इनको जाता है। इन्हीं से याद रख लेना, इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तुगलकमा पदवी का प्रयोग किया था भारत के अंदर। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं, इनको भी याद रख लेना। अब थोड़ा सा कथन और कारण दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठाओं में थी। अच्छा, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि मराठों में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, इसके सापेक्ष में क्या जवाब होने वाला है? देखिए, हमसे बात कर रहा है कि मुगल साम्राज्य के समय विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठों में थी, क्योंकि उस समय मराठे बहुत पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मराठों में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि कथन ए और कारण आर सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन आपके बाल गंगाधर तिलक जी एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ठीक, मैं थोड़ा सा समय भी कम ले रहा हूँ। कोई क्वेश्चन जो अच्छे हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कब और कहां पारित किया गया था? देखिए, चोरा चोरी की घटना से पहले एक आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन। लेकिन जब चोरा चोरी की घटना हो जाती है उसके बाद में गांधी जी अपने 1922 का जो बारदौली आंदोलन था उसके अंदर ये आपके असहयोग आंदोलन को रोक देने की प्रस्ताव कांग्रेस ने रख दिया था। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 16, गुट निरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? सबको पता है बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था। 20 जून 1789 के दिन निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? क्या आपके स्टेट जनरल का जो अधिवेशन था वो हुआ था, बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ था, टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी, या लुइस सोलवे के जो वर्साई का महल से पलायन हुआ था? बताइए फटाफट से। यह हमें फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस दिन जो घटना हुई थी वो हुई थी कि आपके टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। कब? 20 जून को। ठीक है, याद रख लेना, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। वहीं आगे है, पेरिस शांति सम्मेलन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया था? क्या आपके 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में? तो क्या जवाब हो जाएगा? 1919 के अंदर आपके पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो रूस का जार कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। आगे आपके सामने पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? पृथ्वी जो घूमती है यानी रोटेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? देखिए, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो घूर्णन और एक आपके परिक्रमण। ठीक, घूर्णन गति तो ये होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही है। ठीक है, जबकि परिक्रमण का मतलब ये है कि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। आपको याद होगा कि आप भी कभी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा। तो परिक्रमा का मतलब क्या है कि हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, तो वो तो कौन सा हो जाएगा? परिक्रमण। और जब हम अपनी ही जगह पर खड़े होकर के घूम जाते हैं चारों तरफ, तो वो कौन सी गति हो जाएगी? घूर्णन गति हो जाएगी। देखिए, ऋतुओं का परिवर्तन, देखिए जब पृथ्वी चारों तरफ घूमेगी तब तो क्या बनेंगी? ऋतुओं का परिवर्तन, यानी परिक्रमण में तो क्या होगा? आपके ऋतुओं का बनना कहलाएगा। जबकि घूर्णन गति में दिन और रात है, क्योंकि घूम रही है तो कभी सूर्य के सामने आएगी, कभी सूर्य के
से छुप जाएगा, कोई एरिया सूर्य के सामने होगा कभी वो छुप जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही और सबसे अच्छा प्रभाव है वो कौन सा है, दिन रात का बनना। कभी पूछ ले ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक, जो हवाएं चलती हैं, देखिए हवाओं के चलने में पृथ्वी पर जो बल लगता है वो कोरियलिस बल चलता है, इसकी वजह से ये अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं। इन पर भी हम बात करेंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी की आंतरिक परत, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता मिलती है। ठीक है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं तो इसके अंदर 3 तत्व एडवर्ड स्वेस के अनुसार बताए गए थे। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा आपके सियाल, फिर दूसरा हो जाएगा सीमा, और तीसरा हो जाएगा आपके सामने कौन सा, निफे। कौन सा, निफे। सियाल की बात करूं तो इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता मिलती है। सीमा की बात करूं तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता देखने को मिलती है। निफे की बात करूं तो निकल प्लस फेरस की अधिक मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। कभी पूछ ले, सियाल में तो सिलिका एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, याल से एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, मा से मैग्नीशियम, नी से निकल और फे से फेरस यानी कि लोहा की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं सीमा का पूछा है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम देखें, सिलिका एल्यूमिनियम सियाल के अंदर पाया जाता है, सियाल के अंदर पाया जाता है। निकेल और लोहा आपके निफे के अंदर पाया जाता है। यानी मैं इनको क्रम दे दूं 1 2 3, तो सिलिका और एल्यूमिनियम 1 के अंदर, निकल और लोहा 3 के अंदर, सिलिका और मैग्नीशियम बिल्कुल 2 के अंदर, सीमा के अंदर पाया जाता है। तो इसके सापेक्ष में जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया था। देखिए वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, याद रखना कि अल्फ्रेड वैगनर ने कौन सा दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी कई करोड़ वर्ष पहले जो थी वो संयुक्त रूप से, जैसे एक तो आपके स्थल खंड था और एक आपके जल खंड था। ठीक, और इस स्थल खंड को नाम दिया था इन्होंने पैंथालासा, और इस स्थल खंड को नाम दिया था इन्होंने पैंजिया। ठीक है, तो जो स्थल भाग था उसको तो नाम दिया पैंजिया, और जो इस अपने जो जल खंड था उसको नाम दिया था पैंथालासा। यानी कि वापस से समझेंगे इसको कि पृथ्वी पर पहले जल और थल 2 ही चीज़ें थी। जो थल वाला भाग था या स्थल था उसे कह दिया पैंजिया, और जो जल वाला भाग था उसे कह दिया पैंथालासा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमसे पूछा गया कि महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया गया था, तो महाद्वीपीय पिंड को नाम दिया था क्या, आपके पैंजिया, और जो जल वाला भाग था उसे पैंथालासा। देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनकी भी थोड़ी बात करें, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने वो स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो आपके स्थल भाग, इसको तो कहा था पैंजिया। ठीक है, और ये आपके जलीय भाग, और इस जलीय भाग को कहा था पैंथालासा। अब आगे चल कर के इस स्थल भाग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक स्थल भाग के कितने टुकड़े हो जाते हैं, 2। एक तो बन जाता है कौन सा, आपके नीचे वाला बन जाएगा गोंडवाना लैंड, और ये वाला बन जाएगा आपके कौन सा, अंगारा लैंड। ठीक है, या इसी को आप लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। फिर इन टुकड़ों से महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अंगारा लैंड से आप बात करें तो सबसे पहले बनेगा आपकी नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में ग्रीनलैंड के बाद में यूरोप के बाद में एशिया, ये आपके अंगारा लैंड के पार्ट हो जाएंगे। गोंडवाना लैंड की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के बाद में जस्ट अफ्रीका के बाद में प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत। नीचे बात करें तो अंटार्कटिका बना था, अंटार्कटिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया बना था। ये सारे पार्ट किसके हो जाएंगे, गोंडवाना लैंड के, और ये वाले पार्ट किसके हो जाएंगे, अंगारा लैंड के। ठीक है, और इनके बीच में एक जलीय भाग था जिसे बोलते थे टैथिस सागर। ठीक, तो ये थोड़ी सी बात थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लेकर के, जिसको आपको बताया। समय थोड़ा सा लगा था, पर आगे भविष्य में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं। देखिए जब हम भूकंप की बात करते हैं तो सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र
किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? तो देखिए सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र आते हैं सबसे पहले आपके कौन से, प्रशांत महासागरीय प्लेट तटीय पेटी के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं आपके सेकंड भूमध्य सागरीय पेटी के अंदर, तीसरे आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर, प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सेकंड नंबर आते हैं महाद्वीपीय पेटी के अंदर, यानी कि जो आपके इधर ये हिमालय वगैरह वाला रीजन है, इससे लेकर के म्यांमार तक वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे अधिक भूकंप अगर हमें पूछे तो कहाँ पर आते हैं, तो महासागरीय पेटी के या तट की पेटी के अंदर। और भारत में पूछ ले तो हिमालय क्षेत्र में, कौन से में, हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ठीक। चलिए सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, क्या पर्वतों पर पाया जाता है, रेगिस्तान पर, वन क्षेत्र में या सागर तल में? तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, सागर तल पर, ठीक है। और वायुदाब होता कितना है, तो 1013 मिलीबार, ठीक। ये औसत वायुदाब है, औसत वायुदाब, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख के चलना है। आगे निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है, किस पवन को डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी जाती है, आपके केमिस्ट्रल को, बोरा को, चिनूक को या हरमट्टन को? बताइए फटाफट से, किस पवन को आपके डॉक्टर पवन की संज्ञा दी जाती है? तो बिल्कुल सभी का जवाब सही है। कौन सी हो जाएगी, हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये तटीय आर्द्रता को खत्म करती है, तो इससे थोड़ी सी सर्दी में राहत मिलती है, इस वजह से इसको डॉक्टर पवन की सहायक जो संज्ञा है वो दी जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में से या वायुमंडल में से कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? क्या आपके ऑक्सीजन करती है, ओजोन करती है, ऑर्गन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है? बताइए फटाफट से। देखिए ये हमारा सूर्य है और यहाँ से अगर लेयर आ रही हैं या फिर जो आपकी किरणें आती हैं सूर्य की, अल्ट्रावायलेट जिनको बोलते हैं हम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो वायुमंडल के अंदर आपके एक पड़ता है कौन सा, समताप मंडल, समताप मंडल। अभी हम थोड़ा सा इन मंडलों को भी देख लेंगे। तो समताप मंडल के अंदर एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है क्या, ओजोन लेयर। क्या नाम है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इन यूवी रेज को आने से, डायरेक्ट आने से रोकती है, ठीक है। तो अब पराबैंगनी किरणों से हमारी जो रक्षा करती है वो कौन सी हो जाएगी, ओजोन लेयर। अच्छा, अगर ये ओजोन लेयर नीचे आ जाए तो इसकी वजह से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? देखिए एक तो ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है, सबसे बड़ा जो प्रभाव देखा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का। साथ ही त्वचा संबंधित कैंसर है, त्वचा से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, कैंसर है, उन सभी की प्रारंभ हो जाएंगे अगर ये नीचे आ जाए तो। अब थोड़ा सा हम मंडल पढ़ लेते हैं, जैसे क्षोभ मंडल। यहाँ पर आपके बादल से संबंधित घटनाएं, जितनी भी आपके पर्यावरण से संबंधित घटनाएं घटित होंगी, बादल गरजना, पानी बरसना और तूफान, आंधी चलना, झंझावत चलना, वो सब किस में हो जाएंगे, क्षोभ मंडल के अंदर हो जाएंगे। सेकंड मंडल की बात करें तो वो हो जाएगा आपके कौन सा मंडल, तो समताप मंडल। इसी समताप मंडल में आपके क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है, वो समान पर आ जाता है, और यहाँ पर ही देखने को मिलेगी आपको ओजोन लेयर। समताप के बाद में मिलेगा आपको मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आपकी आयन मंडल, आयन मंडल के बाद में आपके बहिर्मंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा मंडल, बहिर्मंडल देखने को मिलेगा। अब इससे थोड़ा सा और याद रखना कि आपके जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को जो मंडल में रखा जाता है वो कौन सा है, सममंडल, सममंडल। और आपका जो आयन मंडल और बहिर्मंडल है इसको रखा जाता है विषम मंडल में। किसमें, विषम मंडल में। एक और क्वेश्चन कि जो आपके उपग्रह स्थापित किए जाते हैं किस मंडल में किए जाते हैं, तो वो आपके आयन मंडल के अंदर। कहाँ पर किए जाते हैं, आयन मंडल के अंदर। और यहीं पर ये मध्य मंडल के आकर जो उल्कापिंड वगैरह वो सब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रख लेना है इन चीज़ों को कि एरोप्लेन किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल के अंदर, ठीक है। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ओजोन। आगे जाइए, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की समुद्रिक धाराओं पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन हम पढ़ते हैं, एकमात्र महाद्वीप जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो हवाएं चलती हैं या जो ऋतुओं के परिवर्तन समुद्रिक धाराएं, उनका परिवर्तन हो जाता है। 6 महीने तो वो इधर की ओर चलेंगी और 6 महीने फिर उधर से इधर की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो कौन सा महासागर हो जाएगा, क्या आपके सामने उत्तरी हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर है,
प्रशांत महासागर है या दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी हिंद महासागर। दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? बताइए, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? ठीक है, सबसे पहले तो जो एक ज्वार से दूसरी ज्वार में आने में जो समय लगता है वो कितना है? 26 मिनट का। कितना लगता है? 26 मिनट का। ठीक है, और ज्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी याद रख लेना है आपको। क्या कि ज्वार होता क्या है? तो पानी के या समुद्र तल का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है? आपके ज्वार कहलाता है। और नीचे जो गिरता है वो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। जैसे किसी सुबह इस स्थान पर 6 बजे ज्वार आया था, तो इस वाले स्थान पर अगले बी वाले स्थान तक आने में इसको दो बार जो आएगा वो कितना आएगा? 26 मिनट बाद आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद ये रखना है दीर्घ ज्वार से कि दीर्घ ज्वार किस स्थिति में या किन दिनों में आता है। क्या आपके अष्टमी के दिन आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, चतुर्थी और अष्टमी को आता है, केवल अमावस्या को आता है। तो दीर्घ ज्वार आपके आता कब है? थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सूर्य है, ये आपके चंद्रमा है, ये आपके पृथ्वी है। ठीक, दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। सबसे पहले तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इस स्थिति को बोला जाता है सिजगी। क्या बोला जाता है? सिजगी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी लाइन में होते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा बीच में आ जाने की वजह से पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? हमेशा सूर्य ग्रहण। कब होगा? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। ठीक, आगे जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, तो चंद्रमा का कोई अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं इसको चंद्र ग्रहण। क्या कह देते हैं? चंद्र ग्रहण। ठीक, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब आता है? पूर्णिमा को। ठीक, फिर हमको एक चीज़ और पता है कि जो आपके सूर्य और जो आपका चंद्रमा है, दोनों बल लगाते हैं इसमें। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं अपना, और इसकी वजह से अपनी ओर जो पानी है उसको खींचते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर, ये पृथ्वी हमारी एक तरफ से सूर्य और इस तरफ से चंद्रमा बल लगा रहे हैं, इसको जल को खींच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा खींचते तो पूरा जल पृथ्वी का एक तरफ चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जो बल लगता है वो कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल का लगता है, जिस वजह से पृथ्वी अपने आप को संतुलित या साम्य अवस्था में रखती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। तो हमेशा सूर्य ग्रहण यानी कि अमावस्या के दिन और दूसरा चंद्र ग्रहण, इनके दिन आपके क्या होगा? दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हो पाया होगा, पर इसको अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर नए हैं तो भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? तो फंडी की खाड़ी के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? फंडी की खाड़ी के अंदर आपके विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। आगे वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। क्या ऑक्सीजन का पाया जाता है, नाइट्रोजन का पाया जाता है, ऑर्गन का पाया जाता है, या नियॉन का पाया जाता है? बताइए फटाफट से, किसका पाया जाता है? तो वायुमंडल में हम सबसे अधिक देखते हैं तो 78% के समथिंग क्या देखने को मिलती है? नाइट्रोजन देखने को मिलती है। उसके बाद में हमें देखने को मिलती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन, नियॉन, इनका भी मात्रा देखने मिलती है। इनमें से हिमालय का दर्रा कौन सा है? क्या आपके जोजिला है, गुलमर्ग है, शिवालिक है, या काठ गोदाम है? तो कौन सा हो जाएगा? जोजिला। कौन सा दर्रा है? जोजिला। आगे चलते हैं अपन। आगे है निम्नलिखित में से शीतकाल में वर्षा कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? तो शीतकाल की जो वर्षा है उसे हम पहले तो जानते किस नाम से हैं? तो महावट कहते हैं। क्या कहते हैं? महावट। और ये आपके रबी की फसल के लिए, किसके लिए? रबी की फसल के लिए उपयोगी है। रबी की फसल में आपके कौन सा? गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। कौन सी? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शीतकाल में वर्षा होती है, कहाँ पर होती है हमसे ये पूछा है। तो हमसे क्या उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, मध्य भारत के अंदर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तट पर और पश्चिमी घाटों पर। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो आपके दक्षिणी
भारत का तमिलनाडु तट पर है, ठीक है। जबकि जो हम महावट देखते हैं तो महावट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। कहाँ से, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है और उत्तर पूर्वी भारत यानी हिमालय से टकरा करके यहाँ पर वर्षा करता है, ठीक है। तो महावट की पूछे तो महावट कहाँ पर होगी, अपने उत्तर पश्चिमी भारत है उसके अंदर। लेकिन जो शीतकाल में जो वर्षा सर्वाधिक होती है वो कहाँ पर होती है, दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है। आगे चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं ये आपके, गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना की। तो क्या जवाब हो जाएगा, यमुना की। आगे इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, गंगा के मैदान में या मध्य भारत में। देखिए गंगा के मैदान में तो हमें जालौर मृदा देखने को मिल जाती है, ठीक है। और मध्य भारत के अंदर आपको काली मृदा देखने को मिल जाती है, बेसाल्ट मृदा देखने को मिल जाती है। और दक्षिण भारत का जो पठार है उसके अंदर हमें कौन सी देखने को मिलती है, लेटेराइट मृदा। और आगे भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, आपके हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, बेंगलोर में या मंगलौर में। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बेंगलोर। आगे इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादक है। अब राजस्थान से क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा है जो आपके सीसा जस्ता से संबंधित है, ठीक है। तो आप बात करें डेगाना, डेगाना की बात करते हैं तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टंगस्टन के लिए। और कहाँ पर है, नागौर के अंदर, ठीक। खेतड़ी आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतड़ी में और याद रख लेना कि यहाँ पर कोलन, खेतड़ी, चांदमारी ये सब किसकी खाने हो जाएंगे, तांबे के लिए हो जाएगी। और खेतड़ी अब कहाँ आ रही है, नीम के थाना में, ठीक है। बाद में की वैसे याद रखना पुरानी जिलों के अनुसार झुंझुनू में। आगे आपके सामने खो दरीवा और आपके गुलाबपुरा आगूचा। तो जो गुलाबपुरा आगूचा है भीलवाड़ा वाला, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कौन सा, सीसा जस्ता। कौन सा, सीसा जस्ता। खो दरीवा तो आपके अलवर वाला है। कौन सा क्षेत्र है, अलवर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जाता है, तांबा और लोहे हस्क का देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किन जिलों में प्रमुखता से होता है। तो माल्टा और किन्नू के लिए जो हमारे राजस्थान का था जो अन्न का कटोरा है, कौन सा, गंगानगर, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। झालावाड़ तो किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरों के लिए। और संतरों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे क्या कह देते हैं, राजस्थान का नागपुर। क्या कह देते हैं, राजस्थान का नागपुर, ठीक। चलिए आगे की ओर चलेंगे अपन। आगे क्वेश्चन, 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है, बताइए फटाफट से। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, उदयपुर राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर के अंदर। देखिए 56 की जब हम बात करते हैं तो एक नदी आती है जो आपके उल्टी यू आकार की राजस्थान के अंदर बहती है और खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर के विलय हो जाती है। जिसके उद्गम की बात करूँ तो मेमंद झील अमरेरू हिल्स से होती है, खांदू गाँव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है आपके। इसी पर आपके बांध देखने को मिल जाते हैं आपके, एक तो कागदी पिकअप बांध, एक आपको देखने को मिल जाएगा माही बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.1 किलोमीटर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थिति है। इसी पर आपको सोम और जाकम का क्या मिल जाता है, त्रिवेणी संगम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर स्थान है वो है कौन सा, बेणेश्वरम। और बेणेश्वरम पर आपके एक मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहीं पर आपके जो प्रतापगढ़ है उसके अंदर जो इसका आपवा क्षेत्र है उसको तो कह देते हैं क्या, कांटल। याद रखना कांटल कहाँ पर कहते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर। लेकिन जब जो प्रतापगढ़ और साथ में बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसमें संयुक्त रूप से इसको क्या कह देते हैं, 56 का मैदान, यानी कि छोटे छोटे 56 गाँव का समूह है, इसलिए इसको 56 के मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम। 2011 की अंतरिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो क्या 940 था, 921 था, 933 था या 926 था। तो हमारे क्या था, 926। और कहीं कहीं हमें 928 भी देखने को मिल जाता है, 928, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, राज्य का अंतिम लिंगानुपात हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय प्राय कहलाती है, राष्ट्रीय प्राय क्या कहलाती है, तो जो हमसे पूछा है यानी कि राष्ट्रीय आय पूछ रहा है, प्राय नहीं आय पूछ रहा है वो, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, बाजार मूल्य पर एनएनपी यानी कि नेशनल जो
फैक्टर है वो साधन मूल्य पर एनएनपी, बाजार मूल्य पर एनडीपी, साधन लागत पर एनडीपी। तो हमको पता है कि जो बाजार साधन लागत पर एनएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसी को हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद कह देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 3,000 अरब रुपये है और स्थिर पूंजी की खपत 400 रुपये, परोक्ष कर 500 रुपये और सब्सिडी 300 रुपये है, तो सकल उत्पत्ति क्या होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गणना से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पत्ति कितनी है, 3,000 अरब रुपये। ठीक, स्थिर पूंजी की खपत कितनी है, 400 अरब, परोक्ष कर है इस पर कितना, 500 अरब, और सब्सिडी कितनी गई है, 300 अरब। तो सकल घरेलू उत्पत्ति क्या होगी, यानी कि जब हम सब्सिडी को और इस परोक्ष कर को घटा देंगे तो हमें सकल घरेलू उत्पत्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाद बाकी जब इसका हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा आपके 3400 अरब रुपये। कितना निकलेगा, 3400 अरब रुपये। आगे गलत समीकरण बताइए, इनमें से कौन सा है गलत समीकरण। विशुद्ध में क्या आपके सकल में से आपके घिसावट को कम किया जाता है, डिप्रेशिएशन को, या बाजार मूल्य में साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष को प्लस किया जाता है, खर्च योग्य आय में उपभोग प्लस बचत को प्लस किया जाता है, साधन लागत पर बाजार मूल्य प्लस में से सब्सिडी को घटाया जाता है। तो बिल्कुल साधन लागत में से हम बाजार मूल्य जो होता है उसमें से सब्सिडी को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी विशुद्ध वही होता है, सकल में से अगर हम घिसावट को कर दें तो हमें विशुद्ध आय प्राप्त हो जाती है, और बाजार मूल्य में अगर हम साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष कर को जोड़ देते हैं तो बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती है कि संबंधित वस्तु की मांग लोच है। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि कीमत में वृद्धि, अगर कीमत में वृद्धि हुई है इसी के साथ उपभोग में वृद्धि बताती है कि संबंधित वस्तु की लोच है, वो क्या है, तो वो इकाई से कम है। क्या इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, इकाई के बराबर है या शून्य है, तो क्या हो जाएगा, इकाई से कम है। क्योंकि कीमत में वृद्धि भी हो रही है, कीमत में ही वृद्धि हो रही है, उसके उपभोग में ही वृद्धि हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर वस्तुएं कम है, यानी कि इकाई से कम है। आगे यदि x वस्तु की स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग, अच्छा देखिए x वस्तु की स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग, तो x की मांग हमेशा घटेगी। क्या होगी, हमेशा घटेगी। आगे मांग वक्र के बाएं से दाएं ओर झुकाव होने का कारण नहीं है। आपको बताना है कि जो मांग वक्र होता है उसका बाएं से दाएं झुकाव होने का कारण नहीं है। क्या घटती सीमांत उपयोगिता, आय प्रवाह, प्रदर्शन प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव, तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, प्रदर्शन प्रभाव। बाद बाकी ये सब है कि घटती मांग उपयोगिता हो जाती है, आय पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखना कि अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा गिरेगी या पूर्ति गिरेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अगर अन्य सभी बातें स्थिर रही हैं और कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 46, साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है। जो साख विस्तार है उस पर रोक लगाई जाती है किसके द्वारा, बैंक के दर के वृद्धि में द्वारा, नगद कोष अनुपात में कमी द्वारा, वैधानिक तरलता अनुपात घटाकर, रेपो रेट घटाकर। तो कैसे लगाई जाती है इसमें, तो वो लगाई जाती है आपके बैंक दर में वृद्धि द्वारा। आगे प्राथमिक मुद्रा का कार्य क्या है, प्राथमिक मुद्रा का कार्य क्या है, तो क्या है, विनिमय का माध्यम है। प्राथमिक मुद्रा का कार्य क्या है, वही है कि हमें कुछ लेना देना है तो किसका माध्यम हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो जाएगा। तो इसको याद रख लेना कि प्राथमिक मुद्रा का कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है।
आगे है व्यापक मुद्रा है, क्या आपके M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। तो व्यापक मुद्रा कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे सामने M3। कौन सी, M3 आपके व्यापक मुद्रा के अंदर आती है। आगे अपने सामने वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपके, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट, ब्याज दर या बैंक दर। तो क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट। केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति को, वाणिज्यिक नीति को या बजट नीति को। तो जो केंद्रीय बजट का काम है या केंद्रीय बैंक का काम निर्धारित करने का, वो क्या है आपके, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महारत्न का संबंध है। जो महारत्न का संबंध है किससे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, सार्वजनिक क्षेत्र से, सहकारी इकाइयों से, निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों से। तो किससे है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनसे संबंधित है क्या, महारत्न, मिनी रत्न और रत्न, ऐसे इनको अवार्ड या इन कंपनी को नाम दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। तो किसको करता है, अमेरिका को। ठीक, भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर बना रहा है या घटता बढ़ता रहा है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में आपके बोर्ड ने जवाब नहीं माना था और इसको बोनस दिया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 54, किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है नाबार्ड को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को या सरकार को। यानी नोट निर्गमन का मतलब है नोट छापने का अधिकार है, तो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। WTO से आशय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है। हाँ, ये किसका, 11वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा या वित्त आयोग के द्वारा। तो आपके जो भारत में राष्ट्रीय आय संबंधित अनुमान है किस संस्था के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे अपने सामने, किसने राजनीति को मूल्यों के सत्यात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया था आपके, कैटलिन ने, ईस्टन ने, डाहल ने या आमंड ने। तो किसने किया था आपके, ईस्टन ने। जो राजनीति के जो मूल्यों के सत्यात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो ईस्टन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री नहीं है। शेवाइन, डनिंग, मैकल्विन और लासवेल। तो कौन सा नहीं है आपके सामने, जो लासवेल हैं वो आपके राजनीति शास्त्री के परंपरागत नहीं है। आगे औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या कहलाती है आपके, सत्ता। क्या कहलाती है, सत्ता। ठीक, आगे संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजनन, नागरिकों एवं प्रजाजन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये कथन किसका है, यानी कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। कि ये आपके ऑस्टिन ने कहा था, बोधा ने कहा था, घुगी ने कहा था या बेंथम ने कहा था। तो किसने कहा था आपके, तो बोधा ने कहा था कि ये आपकी ये संप्रभुता है वो नागरिकों एवं प्रजाजन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। आगे भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है। यानी इस क्वेश्चन को हमसे पूछा गया है कि जो संविधान के स्रोत हैं वो उससे, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। यानी संघात्मक प्रणाली हमने कहाँ से ली है, तो हमको सबको पता है कि संघात्मक प्रणाली हमने जिस देश से लिया है वो कौन सा है, कनाडा।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? देखिए प्रारंभ के अंदर कम थी, लेकिन अब वर्तमान में पूछे तो कितनी है? 22 भाषाएं। अब याद भी रखना कि 8वीं सूची में किससे संबंधित है? तो भाषाओं से। और कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, यानी कि राष्ट्रपति शासन कौन से सेट लगता है आपके? 52, 56, 60 या 365? बताइए फटाफट से। तो देखिए 360 के अंदर तो वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपके 360 के अंदर है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन है वो किसके अंदर है? 356 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर है? 356 के अंदर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? देखिए क्या है, इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है, सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा इसमें से विलोपित किया गया है, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। देखिए इसमें पूर्व में जो संविधान का अनुच्छेद 19(1) है, इसके अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन फिर हटा करके अब एक हटा दी गई इसमें से, जो कि आपकी कौन सी थी? जो संपत्ति से संबंधित थी। संपत्ति धारण करने की जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है? 6। तो मतलब इसका मतलब एक तो ये सही हो जाएगा। आगे सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, इसको थोड़ा देर होल्ड करके रखते हैं। संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा इसमें से विलोपित किया गया। विलोपित का मतलब है हटाना। और आपकी जो संपत्ति से संबंधित है, बिल्कुल ये दोनों कथन सही है। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है, बिल्कुल। इसमें 6 प्रकार की आप सम्मेलन कर सकते हो, अबाध विचरण कर सकते हो, आप व्यवसाय की स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। तो इस प्रकार 6 स्वतंत्रता हैं। इसके सापेक्ष में जो गलत जवाब होगा, सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है, सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। सॉरी। अब ये है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बताइए फटाफट से, मूल कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रध्वज का आदर, राष्ट्रध्वज का आदर, सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, स्वच्छता बनाए रखना। तो बिल्कुल राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये पहली ही मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि आपको राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा, ठीक है। आपके सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना है, ये आपके 8वीं के अंदर बताया गया है। और स्वच्छता बनाए रखना ऐसा इसमें शामिल नहीं है, पर यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वच्छता बनाए रखें। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? ठीक है, तो बताइए, जब हम पढ़ते हैं कि आपके आर्टिकल 21, कौन सा? आर्टिकल 21 के अंदर एक संविधान जोड़ा गया, कौन सा? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अब ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 का। इसके द्वारा आपके ये आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें आपके जो निःशुल्क शिक्षा है उसका अधिकार किया गया था, ठीक है। आगे है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? क्या लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति या उच्चतम न्यायालय के प्रति? देखिए संघीय का मतलब है कि जो आपके संघीय मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से। देखिए लोकसभा सदस्य हैं, जैसे लोकसभा सदस्य व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति होंगे? प्रधानमंत्री के, ठीक है। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे? लोकसभा के। उसी प्रकार से जब संघीय की बात करते हैं तो किसके प्रति या जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो संसद के प्रति। आगे है आपके सामने, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो बताइए, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, अपने अधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है।
तो बिल्कुल कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 5 वर्ष होता है सामान्यतः, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। बिल्कुल सही है। अपनी उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह इस पद पर बना रहता है, लेकिन उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जाता है। ये ऑप्शन इसके सापेक्ष में गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? ठीक है, तो आपके याद रखना कि 74वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? तो नगरीय निकाय से। किससे है? नगरीय निकाय से। और नगरीय निकाय के अंदर इनको जो टोटल विषय प्रदान किए गए हैं वो कितने हैं? 18 है। और इसी प्रकार से याद रख लेना कि 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो ग्रामीण स्वशासन से या पंचायती राज से। ठीक है, किससे? पंचायती राज से। इसमें जो इनको विषय प्रदान किए गए हैं कितने हैं? 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो जब हम 73वें की बात करते हैं तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। जब हम 74वें संविधान की बात करते हैं तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं का पूछ ले तो किससे है? 73वें संविधान संशोधन से। और ये किसके लिए था? पंचायती राज के लिए। आगे आपके सामने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र को किसे संसूचित करता है? यानी अगर उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो त्याग पत्र दिया जाता है वो किसको संसूचित करता है? प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, महान्यायवादी को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो ये आपको किसको सूचना देगा? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को। आगे मुंबई में जनवरी 93 में हुई सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की जांच किस आयोग ने की थी? तो किसने की थी? आपके सावंत आयोग ने, रंगनाथ मिश्र आयोग ने, रामास्वामी आयोग ने या श्री कृष्ण आयोग ने? किसने की थी? श्री कृष्ण आयोग ने। आगे आपके सामने तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? तो तीस्ता नदी को लेकर के किसके साथ है? नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या चीन के साथ? किसके साथ हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का गठन किया? तो किस समूह का गठन किया गया था? उस समय की बातें हैं 2013 की G4 का। यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा हुआ था? जो यूरोपीय संघ है उसका निर्माण किस संधि द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? डनकर्क, मराकेश, maastricht या ब्रेटन वुड्स? तो किसके द्वारा? maastricht संधि के द्वारा हुआ था। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? क्या फ्रांस की क्रांति राज्य, औद्योगिक क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, सामंतवाद का यूरोप में पतन? तो क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में जवाब कि जो रूस की समाजवादी क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति है निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। बाद में की फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति थी, सामंतवाद में यूरोप का पतन था। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खाइम की दृष्टि में सामाजिक तत्व की विशेषता नहीं है? क्या है? तो आपके बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता और वस्तुपरकता। तो जो दुर्खाइम की जो सामाजिक विशेषता थी वो नहीं है, कौन सी है? वस्तुपरकता। बाद में की सामान्यता थी, बाध्यता थी और बाह्यता थी, इसके अंदर शामिल थी। आगे आपके सामने जब समाजशास्त्री का नाम बताए, उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र यानी कि सोशल स्टैटिक्स एवं सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स को समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बनाया था। यानी हमसे पूछ रहा है कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स जैसी परिभाषाएं थी उनको आधार किसने बनाया था? अगस्त कोस्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, R.K. मर्टन ने। तो किसने बनाया था? तो अगस्त कॉम्प ने। ठीक, आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है? नियम एवं कार्यप्रणाली की जटिलता, व्यक्ति की सदस्यता, अमूर्तता या तुलनात्मकता रूप से दीर्घकालिकता। तो जो आपके संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है क्या हो जाएगी? तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिकता। आगे निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह का उदाहरण है? सामाजिक समूह का उदाहरण है तो सामाजिक समूह का उदाहरण विवाह, परिवार, संविधान, प्रजा, प्रशासन तंत्र। तो कौन सा हो जाएगा? परिवार। आगे आपके सामने 18 नंबर वन का
जिसमें हमें पूछा गया है कि लेखक दिए गए हैं और उनकी जो पुस्तक है उनको दिया गया है, हमको मिलाना है कि कौन सी पुस्तक किसके साथ संबंधित है। देखिए जब हम बात करें कि जो ह्यूमन सोसाइटी थी, कौन सी ह्यूमन सोसाइटी को जो लिखने का काम किया था किसने किया था? किंग्सले डेविस के द्वारा। किसने लिखा था ह्यूमन सोसाइटी को? किंग्सले डेविस ने। फिर आपके सोशल चेंज इन इंडिया आपकी किसकी थी? योगेंद्र सिंह की थी। फिर है बाइट इज सोशोलॉजी, किसकी थी? एलेक्स इंकल्स की। किसकी थी? एलेक्स इंकल की। और लास्ट है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल गेट्स, ये किसकी थी? एमिल दुर्खाइम की। तो यानी कि इसके सापेक्ष में 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, तो 1 नंबर ऑप्शन ही इसके सापेक्ष में सही है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, सोशल चेंज इन इंडिया योगेंद्र सिंह, बाइट हिज सोशोलॉजी एलेक्स इंकल्स की थी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये आपकी किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी एगिल दुर्खाइम की। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग से संबंधित है? विशेषता वर्ग से संबंधित है प्रदत्त परिस्थिति, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, उत्पादन साधनों पर स्वामित्व, पवित्रता और अपवित्रता। तो क्या हो जाएगा? विशेषता वर्ग से संबंधित है तो उत्पादन साधनों पर स्वामित्व, ऑप्शन 3 करेक्ट। आगे आपके सामने निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया था? के.एम. कपाड़िया ने, आई.पी. देसाई ने, ए.एम. सहाय ने या एस.सी. दुबे ने? तो किसने किया था? आपके एस.सी. दुबे ने। क्या किया था एस.सी. दुबे ने? कि भारतीय समाजशास्त्री थे, इन्होंने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया था। कभी पूछ ले कि वह भारतीय समाजशास्त्री जिसने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया था कौन थे? तो वो इसके एस.सी. दुबे थे। आगे आपके सामने हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर को किया जाता है तो वह विवाह का कौन सा प्रकार है? तो हमसे पूछ रहा है विवाह का कौन सा प्रकार है? देव विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह है या आर्ष विवाह है? तो कौन सा विवाह हो जाएगा? ब्रह्म विवाह हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंब कल्चर लैग की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम संबंध है? तो किसका नाम संबंधित है? आपके डब्ल्यू जेन्स के, डब्ल्यू लेविस ऑर्थर के, टी.डब्ल्यू. ऑर्डोनी के या डब्ल्यू.एस. ऑन बर्न के, ऑग बर्न के? तो किसके साथ हो जाएगा? डब्ल्यू.एफ. ऑग बर्न का संबंध है किसके साथ? कल्चरल लैग के साथ, यानी कि सांस्कृतिक विलंबन। आगे आपके सामने जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या आपके प्रभाव परिवार एवं प्रजनन परिवार, संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार, मूल परिवार एवं परिमूलक परिवार, पितृस्थानीय परिवार एवं मातृस्थानीय। देखिए सबसे पहले तो जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसको कहते हैं प्रभव परिवार। कौन सा? प्रभव परिवार। और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं वो कहलाता है प्रजनन परिवार। कौन सा? प्रजनन परिवार। ऑप्शन ए इसके सापेक्ष में सही जवाब। आगे आपके सामने एफ टॉनिज ने सामाजिक समूह के निम्नलिखित वर्गीकरण में से किसका उल्लेख किया है? तो किसका उल्लेख किया है? सीधे ऑप्शन की बात करते हैं, गेमेनशेफ्ट एवं गैसेलशेफ्ट का। याद रखना कि जो आपकी एफ टॉनिज ने सामाजिक समूह था उसके लिए जो उल्लेख किया है तो कौन सा था? गेमेनशेफ्ट एवं गैसेलशेफ्ट। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक नहीं है? प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक नहीं है। हम की भावना, आमने सामने के संबंध, सामाजिक संबंधों का अधिक आयतन और संबंध साध्य एवं साधन के रूप में। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो संबंध साध्य एवं साधन के रूप में। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दिया गया था कि इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करेगा। क्या करेगा? ब्रह्मचर्य धारण करेगा, यानी कि ये दो तो नहीं हो सकते, दो को काट दिया।
आगे ब्रह्मचर्य के बाद में व्यक्ति फिर गृहस्थ आश्रम में जाएगा। किस में जाएगा? गृहस्थ आश्रम में जाएगा। गृहस्थ आश्रम के बाद में वो सीधे संन्यास नहीं लेगा, पहले वानप्रस्थ जाएगा, फिर जाएगा आपके संन्यास आश्रम में। देखिए यहाँ पर आश्रमों में बांटा गया था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य रखा गया था, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर आपके संन्यास आश्रम। 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह कारकों के रूप में, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के रूप में, और अनौपचारिक समूह व औपचारिक समूह के रूप में, यांत्रिक एकता एवं साइबीय एकता वाले समूह के रूप में। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में वो एक जाति से दूसरी जातियों के साथ अंतःक्रिया करते समय सक्रिय रहते हैं। जब एक शिक्षक पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सफलता असफलता की भावनात्मक असंतुलन का अनुभव करता है तो समाजशास्त्र में किस अवधारणा का उदाहरण बन जाता है? भूमि का संघर्ष का, भूमि का तनाव का, भूमि का संक्रमण का या भूमि का असंगतता का? बताइए फटाफट से किसका कारण बन जाता है? तो किसका? भूमि का तनाव का। आगे है 93 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समाज वैज्ञानिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के साथ संबंधित है? कौन सा समाज था कि जो आपके चक्रीय सिद्धांत के साथ संबंधित था? तो कार्ल मार्क्स था, विल्फ्रेडो परेटो थे, एमिल दुर्कheim थे या आपके टॉलकट फॉन्सन्स थे या पार्सन्स थे? तो कौन थे? विल्फ्रेड परेटो। विल्फ्रेड परेटो का संबंध हम देखते हैं किसके साथ था? तो सामाजिक वैज्ञानिक जो परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत के साथ संबंधित थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड फेमेंस के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड फेमेंस के लेखक कौन है? क्या आपके गुरनार मिर्डल है, अमर्त्य सेन है, बीना अग्रवाल है, पीसी जोशी हैं? तो किसका संबंध आता है? तो आपके पॉवर्टी एंड फेमेंस के साथ अमर्त्य सेन का। देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये तो आपकी किसकी पुस्तक हो जाती है? हाँ, तो दादा भाई नेहरूजी की। आगे है लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो लोक का सीधा सा अर्थ हम क्या निकालते हैं? तो वो निकालते हैं कि आपके जनता से, व्यक्ति से, समुदाय से या सरकार से। तो किससे होता है? लोक प्रशासन में लोक शब्द जो निकाला जाता है किससे है? सरकार से। ठीक है, यानी लोक प्रशासन के क्वेश्चन शुरू हो गए अब हमारे सामने। लोक प्रशासन एक दोहरी औजार है, जैसे कैंची की 2 धार है। लेवियन मेरिनियम उक्त कथन से 2 धारों का तात्पर्य था। उन्होंने कहा था कि जो लोक प्रशासन है वो दोहरी कैंची की 2 धारों की तरह है। और ये आपके कहा था, कभी पूछ लीजिए कोटेशन किसका था? तो लेविस मेरियम का। पोस्ट कार्प संबंधित ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान, राजनीति प्रशासन का ज्ञान, प्रशासन एवं प्रबंधन का, और जनप्रतिनिधि एवं नौकरशाही का। तो किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आपके पोस्ट कार्ड संबंधित ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान है वो आपके क्या हो जाएगा? कैंची की 2 धारों के समान हो जाएगा। लोक प्रशासन के विषय में रॉबर्ट डाहुल के अनुसार निम्न में से कौन सा बाधक नहीं है? कौन सा बाधक नहीं है? क्या शासन के आदर्श एवं मूल्य, मानवीय प्रकृति, लोक प्रशासन साहित्य में तुलनात्मक अध्ययनों का अभाव, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रवृत्ति? तो इसके लिए आपके जो ग्लोबलाइजेशन है या लिबरलाइजेशन है उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे आपके सामने नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता हैं। क्या है वो? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन या राजनीति प्रशासन, द्विविभाजन पर बल। तो बताइए इनमें से नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं? तो प्रासंगिकता है भाई साहब, ये तो बिल्कुल है। ठीक, आगे मूल्य ये भी है, सामाजिक जो समता है वो भी है। ठीक, और परिवर्तन ये भी है। लेकिन राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन पर बल नहीं देता है। ये बाद बाकी प्रासंगिकता है, मूल्य है, सामाजिक समता है, परिवर्तन है। तो इसके सापेक्ष में जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा? ABCD इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा।
आगे है समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, ये कथन किसने कहा था कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है? तो ये कहा था आपके लिंडल ओरविक ने, हेनरी फॉल ने, जेम्स डी मुनी ने या लूथर गुलिक ने? तो किसने कहा था? जेम्स डी मुनी ने कहा था कि आपके समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, जेम्स डी मुनी। आगे क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का अंग नहीं है? कार्य की भौतिक दशाओं एवं तकनीकी सुधार पर बल, उत्पादन वृद्धि पर बल, प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य सहयोग पर बल, भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देने पर बल। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देना। बाद बाकी आप प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य सहयोग पर बल दे सकते हो, उत्पादन वृद्धि पर बल दे सकते हो, भौतिक दशाओं एवं तकनीकी सुधार पर बल दे सकते हो, लेकिन भागीदारी बढ़ावा को, जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष की भागीदारी को आप बढ़ावा पर बल नहीं दे सकते हो। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा प्रयोग एल्टन म्यो द्वारा संचालित हॉर्टन जो प्रयोगों में शामिल नहीं था? बताइए फटाफट से, कौन सा था जो इसमें शामिल नहीं था? क्या आपके दी फर्स्ट इंक्वायरी, महान प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग और आपके बैंक वायरिंग प्रयोग? तो कौन सा हो जाएगा? दी फर्स्ट इंक्वायरी, इसके अंदर शामिल नहीं था। आगे है मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार नौकरशाही की विशेषताओं में शामिल है, कार्य विभाजन है, पद सोपानिक ढांचा है, तटस्थता एवं एनामता है, जीवन वृत्ति सेवा है, प्रतिनिधि एवं प्रतिबद्ध लोक सेवक हैं या उपयुक्त सभी हैं। तो जब हम मैक्स वेबर के आदर्श एवं नौकरशाही की विशेषताओं में शामिल की बात करते हैं तो कौन कौन देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले कार्यों का विभाजन देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या पद सोपानिक ढांचा है? बिल्कुल पद सोपानिक ढांचा है। तटस्थता एवं एनामिता है? बिल्कुल है। आगे बात करें जीवन वृत्ति सेवा है बिल्कुल है, लेकिन प्रतिनिधि एवं प्रतिबद्ध लोक सेवक ये नहीं है, तो इसके सापेक्ष में ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए बी सी और डी सही है। कौन सा सही हो जाएंगे? ए बी सी डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके सामने हार्वर्ड साइमन के निर्णय मॉडल में निम्न में से कौन सा एक चरण शामिल नहीं है? हार्वर्ड साइमन का जो मॉडल था उसमें कौन शामिल नहीं है? डिजाइन क्रिया, चयन क्रिया, प्रशिक्षण क्रिया या बौद्धिक क्रिया? तो कौन नहीं था? प्रशिक्षण क्रिया शामिल नहीं था। बाद में डिजाइन था, चयन था, बौद्धिक क्रिया सम्मिलित थी। अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है। देखिए अब्राहम मैस्लो ने आपके जो मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम किया था वो कुछ इस प्रकार से किया था। सबसे पहले हमारी होती है कौन सी? दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर अपन तत्व की भावनाएं, फिर आपके शारीरिक, इसी में आ जाएंगे शारीरिक वाली भावना, ठीक है ना। फिर सबसे ऊपर जो होती है वो किसकी होती है? आत्मसम्मान की। किसकी? आत्मसम्मान की अवधारणा आती है, ठीक है। और इसी ने यही पूछा कि सर्वोच्च क्रम पर कौन सी होगी? तो सर्वोच्च क्रम पर क्या होगी? अपने स्व प्राप्ति। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैक्ग्रेगर के सिद्धांत एक्स से मेल नहीं खाता? मैक्ग्रेगर का सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इसके सापेक्ष में आपके बोर्ड ने कहा था कि इनमें से कोई सा है जो मेल नहीं खाता, यानी कि बोनस दिया गया था। आगे है, यह है एक विशिष्ट मानसिक तथा भावात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। इस कथन से तात्पर्य है, क्या कह रहा है वो हमसे? कि ये एक विशिष्ट मानसिक तथा भावात्मक शक्ति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। इस कथन से तात्पर्य नेतृत्व, मनोबल, कार्य योजना या प्रशिक्षण। तो देखिए एकमात्र मनोबल ही है जो आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है, भावात्मक स्थिति तथा मानसिक स्थिति के साथ दृष्टिकोण रखता है। सही जवाब बी। बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध विकसित होने के लिए आवश्यक होगा। तो क्या आवश्यक होगा? तो वो आवश्यक होगा आपके क्या? तटस्थ नौकरशाही। आगे आपके सामने था, इसको भी कहा था बोर्ड ने कि यह सुलझने हेतु ब्रिटेन की फुलटन समिति से जो अनुशंसा की थी उनको नहीं माना, यानी कि कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं था। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का, तो जन सहभागिता कब होगी? जब गांव के लोग आपस में
जुड़ जाएंगे, या गांव के लोग आपस में अपने किन सेंटर के साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, जन सहभागिता अपने आप बढ़ जाएगी। आगे आपके सामने वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है। कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। यानी हम पर कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए, वर्तमान में संविधान के अंतर्गत लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ से प्रधानमंत्री की जो मान्यताएं उनका उल्लंघन हो जाएगा। कारण दिया गया है प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। आगे आपके सामने भारत में सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? क्या आपके प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949, टेकचंद समिति 1949, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो प्रथम जो हम बात करते हैं कि लोकपाल एवं जो लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था, तो दिया था ये आपके सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध तो किसके साथ था, पंचायती राज के। किस देश में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था स्थापित की गई थी? तो सबको पता है कहाँ पर की गई थी, स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर एक ओम्बुड्समैन कौन की थी, संस्था थी। ठीक है, आगे आपके सामने उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्या गुरुओं द्वारा इनकी शिक्षा शिष्यों को दी जाती है, या इनके लेखक का नाम उपनिषद था? ठीक, आगे ये वेद के अंतिम भाग है, इसमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है, इनमें संसार के भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति जागरूकता दिखाई है। तो इनको वेदांत, उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है कि ये वेद की अंतिम अंग है, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, वेदांत। इसमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन 3 इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। आगे आपके सामने वेद और उपनिषदों में प्रमुख अंतर है। वेद और उपनिषदों में क्या अंतर है? वेद ऋषियों की रचना है और उपनिषद अपौरुष हैं। वेदों का ज्ञान स्पष्ट है, उपनिषदों का ज्ञान अस्पष्ट है। वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। वेद सांसारिक भोगों के प्रति निराशावादी हैं, जबकि उपनिषद आशावादी हैं। तो वेदों में कर्म प्रमुख माना गया है, जबकि उपनिषदों में ज्ञान को प्रमुख माना गया है। ठीक है, आगे बात करें, वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है। ऋत का अर्थ नहीं है क्या आपकी नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम, या ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था? तो ऋत का अर्थ मिलता है, देखिए नैतिक नियम मिलता है, जगत की व्यवस्था देखने को मिलती है, प्राकृतिक नियम मिलता है, लेकिन ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था इसका अर्थ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे चले हम। तो आगे आपके सामने, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। ये कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? क्या प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, सुकरात ने कहा था, या सोफिस्ट ने कहा था? तो किसने कहा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे क्या है, मेरे अंदर का ज्ञान है? तो ये किसने कहा था, सुकरात ने कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? कौन सा है? ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो अनिवार्य नहीं है। सद्गुणी व्यक्ति ज्ञानी हो अनिवार्य नहीं है। जीवन में सफलता के लिए ज्ञानी होना अनिवार्य है, और ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका ज्ञान है वो ही सद्गुण है, और सद्गुण ही क्या है, ज्ञान है। तो जो चौथा मत है वो व्यक्त कर रहा है। आगे है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? देकार्ते महोदय का। किसका हो जाएगा? देकार्ते महोदय का। आगे आपके सामने, तो अच्छा, सरल प्रतिज्ञाप्तियों जो स्पष्ट और स्वयं सिद्ध हों उनको देकार्ते के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए इसको बोर्ड ने बोनस माना था। ठीक है, आगे है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, और प्रत्येक व्यक्ति को अन्यों के
सुख की कामना करनी चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुखवाद प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, कैसे ही ना कैसे उनको प्राप्त हो, बस सुख मिलना चाहिए। आगे है, इनमें से कौन सा कथन उपयोगितावाद को अभिव्यक्त करता है? उपयोगितावाद को अभिव्यक्त करता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, विशिष्ट लोगों को अधिकतम सुख, जीवन में उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास, सब लोगों के लिए हित के लिए कार्य करना। तो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख है, वो उपयोगितावाद को व्यक्त करता है। ठीक, आगे संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ है। तो संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ क्या है आपके सामने? तो वो हो जाएगा, जो व्यक्ति कर सकता है वही करना है। क्या हो जाएगा? संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ जो व्यक्ति कर सकता है वही करना है। इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? क्या संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मपूर्णता की मांग, आत्मा की अमरता या ईश्वर का अस्तित्व? तो क्या हो जाएगा आपकी आत्मपूर्ण की मांग। ठीक, ये आपके कांट के विचार थे, उनमें नैतिक की पूर्व मान्यताओं में शामिल नहीं है। आंख है, आगे है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, दंड के इस सिद्धांत को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? क्या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रयोजनवादी, सुधारात्मक। तो ये देखिए, सुधारात्मक हो नहीं सकता, प्रयोजनवादी हो नहीं सकता, प्रतिकारात्मक, तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। कि अगर इसने आंख फोड़ी, इसकी भी आंख फोड़ दो। ठीक, आगे है, अधिकांश दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ है। तो परम पुरुषार्थ क्या है? सबसे जो लास्ट का पुरुषार्थ है वो है क्या? मोक्ष। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, और सबसे उच्च जो पुरुषार्थ माना जाता है कौन सा है? मोक्ष। इसको हम परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है कामनाओं का अंत होना, कर्म संन्यास, फल की इच्छा रहित होकर कर्म करना और परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करना। तो भाई साहब उन्होंने कहा था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा कदिशु फलाशनम, तुम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ठीक, तो ये गीता का अनुसार कर्म है। निम्न में से कौन जैन धर्म के कसायों में नहीं है? जैन धर्म के कसायों में नहीं है। क्या आपके लोभ है, मोह है, क्रोध है या त्याग है? तो क्या नहीं है शामिल? तो त्याग। आश्रम का अर्थ है क्या? गुरु के आश्रम में रहने के नियम, आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना, घर में रहकर ईश्वर भक्ति करना, सब कुछ छोड़कर आश्रम में जाकर रहना। तो आश्रम का अर्थ होता है कि आयु वर्ग के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना। आप ब्रह्मचर्य हो तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना। उसके बाद अगर आप गृहस्थ में आ गए तो गृहस्थ के नियमों का पालन करना। उसके बाद वानप्रस्थ में गए तो वानप्रस्थ के नियमों का पालन करना। फिर लास्ट में आप संन्यास आश्रम लेते हैं तो फिर संन्यास के नियमों का पालन करना। ठीक है, 4 आश्रमों में हमारे इस पूरी जीवन श्रेणी को बांटा गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य थे, उनमें सम्मिलित नहीं है। दुख की सार्वभौमिकता, बिल्कुल दुख की सार्वभौमिकता तो थी। ठीक, आगे दुख के कारण थे, दुख के निवारण थे। देखिए, दुख के कोई ना कोई कारण होते हैं, अगर दुख का कारण पता चल जाए तो वो दुख ही ना रहे। दुख के निवारण के उपाय, फिर उसके कोई ना कोई कारण रहते हैं तो उसका निवारण भी होता है। दुख ही सार्वभौमिकता है, बिल्कुल सही है। और दुख के स्वरूप एवं निरंतर चर्चा करते रहना, दुख के स्वरूप पर निरंतर चर्चा करते रहना आर्य सत्य में शामिल नहीं है। ठीक, साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है कि साध्य प्राप्ति प्राथमिक है और साधन गौण है। साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। जिस साधन में साध्य की प्राप्ति निश्चित हो वही साधन चुने। शुभ साध्य की प्राप्ति शुभ साधन से ही ऐसा अनिवार्य माना जाता है। तो गांधी जी ने कहा था कि साध्य और साधन दोनों ही शुभ होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? साध्य और साधन है दोनों ही शुभ होने चाहिए। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। व्यक्ति व उनके पर्यावरण का सामाजिक अध्ययन, ये कई सामाजिक विषयों का केवल संग्रह मात्र है। मानवीय अनुभवों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विकास, सभ्यताओं की उन्नति, भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन है व्यक्ति और पर्यावरण का अध्ययन। व्यक्ति और पर्यावरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन कहलाता है। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है, तो सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शैक्षिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति,
व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि जो समय के अनुरूप है या आवश्यकताओं के अनुरूप है, उनको किस समय किस आवश्यकता है या कौन सी आवश्यकताओं के अनुरूप उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, इसी का हम क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। आगे आपके सामने सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा हुआ है, तो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो समाज शास्त्र। आगे आपके सामने आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन घोतक है। बताइए फटाफट से क्या कहलाएगा कि आदर्श समाज की स्थापना एवं उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन घोतक है। क्या अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र का संबंध, इतिहास व नागरिक शास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र का संबंध और नागरिक शास्त्र या भूगोल के सह संबंध। बताइए फटाफट से तो क्या हो जाएगा इसके संबंध में। पिछले सालों के लिए यानी कि इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, फिर उनकी सफलता या असफलता कैसी रही थी, तो उसके लिए नागरिक शास्त्र का सह संबंध होगा, यानी इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के सह संबंध। आगे आपके सामने भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, बताइए फटाफट से। क्या आपके हार्टोग कमेटी ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या कोठारी आयोग ने। तो भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसको जाता है, मुदालियर आयोग को। ठीक, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला वर्कशॉप के संबंध में सही है, बताइए फटाफट से इनके संबंध में कौन सा कथन सही है। मैं सीधे आंसर की बात कर लेता हूं कि प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य करके देना होता है। ठीक है, आगे कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाना है व लेखा जोखा करना उदाहरण है। क्या आपके समस्या समाधान विधि का है, प्रायोजना विधि का है, प्रत्यक्ष अनुभव विधि का है या प्रदर्शन विधि का है। तो किसका उदाहरण है ये, प्रायोजना विधि का, जिसमें विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे योजना अनुसार करवाना, फिर उसका लेखा जोखा रखना, ये सब उदाहरण हो जाएगा। लेखा जोखा रखने के कारण ही इसमें कौन सी है, प्रायोजना विधि है। आगे है समवर्ती घटनाओं एवं विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाती है। मस्तिष्क उद्बोधन व्यू रचना, समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि या व्याख्यान विधि। ठीक है, तो क्या कहलाती है, समवर्ती घटनाओं में विवादास्पद जो विषय हैं इनको विद्यार्थियों के सामने हमने आमंत्रित कर दिया। ठीक है, इसमें अब वो मस्तिष्क उद्बेलन व्यू रचना कहलाएगी। ठीक है, आगे संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत मानचित्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम उसको, मानचित्र। आगे आपके सामने 140वां नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। अगर नगर निगम की बैठक हम करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम थिएटर का, इन एजुकेशन का, दृश्य श्रव्य साधनों का, अनुभव संघों का, पाठ वस्तु का नाटकीकरण के तौर पर हम नगर निगम की बैठक का आयोजन करवा सकते हैं। ठीक है, आगे आपके सामने उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण, अवलोकन एवं अनुभव करवाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपके, शैक्षिक भ्रमण। क्या कहलाता है, शैक्षिक भ्रमण। ठीक, आगे आपके सामने ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, हालांकि इसको आपके बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया था। ठीक है, आगे निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है, ऐतिहासिक स्थापत्य कला का, वंशक्रम का, मूर्तियों का या देवी देवताओं का। बताइए फटाफट से। तो हम देखिए ऐतिहासिक स्थापत्य कला का प्रतिरूप बना सकते हैं, मूर्तियों को बना सकते हैं, देवताओं को बना सकते हैं, लेकिन वंशक्रम का नहीं बना सकते। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दे को, लैंगिक व किशोर दोनों के मुद्दे को, या फिर आपके सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो किसको किया गया था, सभी स्तरों के जो विद्यार्थी हैं उनके लैंगिक हैं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, उन सभी को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। किसमें, आपके NCF 2005 के अंदर। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
आगे है आपके सामने कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और समन्वय, समान्वीकरण और प्रयोग ये किसके सोपान है? ब्लूम उपागम के, हर्बर्ट उपागम के, मॉरिसन उपागम के या ग्लोबेरियम उपागम के? तो किसके उपागम थे ये? हर्बर्ट उपागम में अपनाए गए थे कि आपकी सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण होगा, फिर तुलना होगा, फिर संबंध होगा, फिर उनका सामान्यीकरण, फिर प्रयोग। तो ये सब किसके उपागम है? आपके हर्बर्ट के उपागम थे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पाठ योजना किसी इकाई योजना की सबसे छोटी इकाई है? ठीक है साहब, पाठ योजना किसी इकाई योजना की सबसे छोटी इकाई है, सही है। इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है, सही है, ठीक है। इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, सही है। पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता कि इकाई योजना में विचार कर लिया गया, ये गलत है कि पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता। भाई विचार तो सभी जगह करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रत्याख्यान, उद्देश्य, विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक हैं। तो क्या घटक है इनके लिए? दैनिक एवं इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना या वार्षिक योजना? तो कौन सा हो जाएगा? दैनिक पाठ योजना। आगे संचयी आलेख के बारे में, संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो संचयी आलेख के बारे में सही नहीं है? इनमें बालक के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। तो ये विद्यार्थियों की रुचियों, मूल्य एवं क्षमताओं को जानने में सहायक होती है, संचयी आलेख, सही है। इसमें विद्यार्थियों को उनके संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है, सही है। ये अध्यापकों, विद्यार्थी, अभिभावकों के पश्चात पोषण प्रदान करती है, संचयी आलेख, सही है। इसमें बालक के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सारे व्यवहार को इसमें आप लिखें, ठीक है। यानी डी इसके संबंध में इसने पूछा सही नहीं है, ठीक है, और बाद में 3 सही थे। भारत के संविधान की क्या विशेषता है? ये प्रश्न है। कैसा है? ज्ञान परक है, बोध परक है, अनुप्रयोगात्मक है या विश्लेषणात्मक है? तो कैसा है? ज्ञान परक है। अगर तुम्हें ज्ञान है कि भाई संविधान की क्या विशेषता है तो बता पाओगे, बाद में नहीं बता पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, क्या है? तो क्या आपके कक्षा परीक्षण में सुधार करना है, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है, कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है, या परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम में सुधार करना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है, ठीक है। तो ये सारे कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन का हमने अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट पेपर की जो है वो कौन सा है? 2013 वाला ही है, ठीक है। तो एक पेपर को हमने सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर की शुरुआत करते हैं।